अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी इन वर्ल्ड। आज हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 1 कवर करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले लास्ट लेक्चर के क्विज स्टेटमेंट के आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट का आंसर है हमारे पास एबनॉर्मल साइकोलॉजी, क्योंकि एबनॉर्मल साइकोलॉजी ही है जो हमारे अनयूजुअल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स को स्टडी करती है। नेक्स्ट है बिहेवियरल साइकोलॉजी, क्योंकि बिहेवियरल साइकोलॉजी में हम कंडीशनिंग, रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी का मकसद ही है ट्रीटमेंट करना मेंटल इलनेसेस का या डिसेबिलिटीज़ का। फिर आता है हमारे पास एबनॉर्मल साइकोलॉजी, अगेन क्योंकि एबनॉर्मल बिहेवियर को एबनॉर्मल साइकोलॉजी में ही डील किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल साइकोलॉजी, क्योंकि जनरल साइकोलॉजी में हम लोग अपने बेसिक सेंसेशंस या परसेप्शंस को देखते हैं, जैसे कि हमारे इमोशंस, थॉट्स हो गया। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ऑब्वियसली रिसर्चेस जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में ही स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में परफॉर्म की जाती हैं। काउंसिल साइकोलॉजी, क्योंकि काउंसिल साइकोलॉजी में हम लोग काउंसल्स करते हैं ह्यूमन के एबनॉर्मल बिहेवियर को। फिर आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम थ्रू आउट द लाइफ जो चेंजेस होते हैं उनको स्टडी करते हैं। एट लास्ट हमारे पास आता है बिहेवियरल साइकोलॉजी, क्योंकि लर्निंग और कंडीशनिंग हम लोग बिहेवियरल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज हमने पढ़ना है स्कूल ऑफ थॉट्स। बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट्स है क्या? स्कूल ऑफ थॉट एक ऐसा ग्रुप है जिसमें साइकोलॉजिस्ट एक ही आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं, और उनका आइडियोलॉजिकली भी वो सेम हो सकते हैं और जियोग्राफिकली भी वो सेम हो सकते हैं, यानी कि वो एक आइडिया डिफरेंट लोकेशन में भी होके प्रेजेंट कर सकते हैं और एट द मोमेंट सेम लोकेशन में भी होके वो प्रेजेंट कर सकते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म है क्या? स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली जो है वो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है। 19th सेंचुरी में वो एमर्ज हुआ था। सबसे पहले वो जो एमर्ज हुआ था वो जर्मनी में एमर्ज हुआ था, लेकिन उसकी डेवलपमेंटल जो है ना वो अमेरिका में कंप्लीट हुई थी। स्टार्ट उसने अपना जर्मनी से किया है एंड वो हुआ है अमेरिका में। इनका कहना क्या था स्ट्रक्चरलिज्म वालों का? उनका कहना था कि कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस जो हैं हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं एनालाइज करके बेसिक एलिमेंट्स को। उन्होंने कोशिश की थी कि वो माइंड को अंडरस्टैंड करे बाय सम ऑफ बेसिक एलिमेंट्स। उन्होंने ट्राई किया था कि पीरियोडिक टेबल बनाए, जैसे कि केमिस्ट ने बनाया एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल। उन्होंने माइंड का एक पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की थी, और उसमें माइंड के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे, जिसमें सेंसेशंस आती हैं, इमोशंस आती हैं, आइडियाज़ आती हैं और इमेजेस आती हैं। उनका जो फोकस था ना, रिड्यूस करना था हमारी मेंटल प्रोसेसेस को इनटू बेसिक एलिमेंट्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम उनके फाउंडर्स की तरफ। उनके फाउंडर्स कौन कौन से? सबसे पहले उनका फाउंडर है विलियम बॉन्ड। फिर आते हैं एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर, लेकिन हम सबसे पहले विलियम बॉन्ड को स्टडी करते हैं कि विलियम बॉन्ड कौन है। विलियम बॉन्ड बेसिकली जर्मन फिलोसोफर है। इनका हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहते हैं। ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने साइकोलॉजी को एज अ साइंस इंट्रोड्यूस करवाया था और डिस्टिंक्ट कर दिया था बायोलॉजी से या फिलोसफी से, और इन्होंने फर्स्ट टाइम अपने आप को साइकोलॉजिस्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया था। इन्होंने फर्स्ट लेबॉर्ट्री बनाई थी लेप्जिग यूनिवर्सिटी में 1879 में, और इनका कहना था कि साइकोलॉजिस्ट को स्टडी करना चाहिए इमीडिएट एक्सपीरियंसेस को रैदर देन मीडिएट एक्सपीरियंसेस। इमीडिएट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो हमारे सेल्फ एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी कि खुद का एनालाइज। और मीडिएट एक्सपीरियंसेस जो है ना, ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं समथिंग अदर देन द एलिमेंट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो दूसरों की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं वो हमारे पास मीडिएट एक्सपीरियंसेस होते हैं। अदर्स का एक्सपीरियंस जो है वो मीडिएट एक्सपीरियंसेस है। इनका गोल क्या था? इनका गोल था डिस्कवर करना बेसिक एलिमेंट्स ऑफ थॉट्स के बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। और नेक्स्ट उनका गोल था लॉज को स्टडी करना, जिनकी वजह से हमारे मेंटल एलिमेंट्स कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंसेस बनाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर। कि एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर कौन थे? ई.बी. टिचनर जो हैं वो स्टूडेंट थे बॉन्ड के और अमेरिकन थे। उन्होंने स्टडी किया था जर्मनी में बॉन्ड के साथ, लेकिन उन्होंने फिर डेवलप किया स्ट्रक्चरलिज्म को अमेरिका में। 2 साल के लिए वहाँ पे डेवलप कर सके थे, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा इन पे क्रिटिसिज्म हुआ था। उनका भी यही मानना था कि जो है साइकोलॉजिस्ट को इमीडिएट एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना चाहिए, यानी कि कॉन्शियसनेस को ही स्टडी करना चाहिए। अब इनके अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस क्या है? इनके अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस जो है सम ऑफ एक्सपीरियंसेस है एट गिवन मोमेंट, जबकि माइंड जो है सम ऑफ एक्सपीरियंसेस है थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि जो प्रेजेंट मोमेंट की नॉलेज है वो हमारा कॉन्शियसनेस है, हमारी होल लाइफ की जो नॉलेज है वो हमारे पास माइंड है। उन्होंने अपोज कर दिया था डेवलपमेंटल, मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी को इनकार कर दिया कि कोई साइकोलॉजी होती नहीं ऐसी। एनिमल साइकोलॉजी से भी उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि ये सब साइकोलॉजी उनके मेथड को अडॉप्ट नहीं कर सकती थी। हम देखते पर्पस इनका क्या था स्टडी करना। इनका पर्पस जो था
स्टडी करना, कि वो स्टडी करना चाहते थे कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस के, बेसिक कंपोनेंट्स हमारी कॉन्शियसनेस के कौन कौन से हैं, उनके अकॉर्डिंग बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं कॉन्शियसनेस के, वो देखते हैं। सेंसेशंस हैं, वो एलिमेंट्स ऑफ परसेप्शन है, परसेप्शन यानी कि फिजिकल अराउजल, हमारी इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज एट्सेट्रा। फिर आते हैं इमेजेस, इमेजेस हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ आइडिया, कि जो फिजिकल अराउजल या स्टिमुलस मिल रहा है उससे हमारे माइंड में क्या इमेज बन रही है। फिर आता है अफेक्शंस, अफेक्शंस जो है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ इमोशंस हैं, यानी कि हमारे फियर, एंगर, हैप्पीनेस एट्सेट्रा। फिर हम देखते हैं मेथड कौन कौन सा है। इन्होंने मेथड जो अडॉप्ट किया था ना वो इंट्रोस्पेक्शन का ही मेथड था। इंट्रोस्पेक्शन यानी कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन। अब इसकी डेफिनेशन हम रीड कर लेते हैं। इट डिस्क्राइब that what a person is feeling after providing a stimulus to somebody and then ask him to tell about his feeling is called introspection. Self analysis, self observation, अपना पॉइंट देना बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन है। अब वॉन्ट का इंट्रोस्पेक्शन क्या है? वॉन्ट के अकॉर्डिंग जो है एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मतलब वॉन्ट ने ना पीपल्स को ट्रेंड किया था, फिर उनको एक स्टिमुलस देते थे, फिर वो एक स्टिमुलस बार बार देते थे उसी कंडीशन में, और जो उनमें शर्त ये थी कि अटेंटिव होना चाहिए, जो ऑब्जर्वर है वो एक अटेंटिव कंडीशन में होना चाहिए कि वो स्टिमुलस को देख सके। और टिचनर का मेथड उसे कहीं गुना ज़्यादा सख्त था और मतलब काफ़ी ज़्यादा वो डिफरेंट था उनसे, और उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रेनिंग की जाती थी। और इसमें स्टिमुलस एरर का एक कॉन्सेप्ट दिया टिचनर ने। और स्टिमुलस एरर क्या है? बेसिकली कन्फ्यूजन है बिटवीन मेंटल प्रोसेसेस एंड स्टिमुलस के। यानी कि अगर हमें किसी को, अगर एक ऑब्जर्वर है उसको हम लोग रेड फ्लावर दें तो वो रेड कलर पे फोकस नहीं करेगा, वो देखेगा कि फ्लावर है, उसकी खुशबू कैसी होती है या वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो उसके रेड कलर पे वो देख ही नहीं रहा। जबकि हमारा स्टिमुलस है उसका रेड कलर, ये हमारे पास स्टिमुलस एरर है। और मतलब कॉम्प्लेक्स किस्म के स्टिमुलस दिए जाते थे टिचनर के मेथड में। उन्होंने पहले ट्रेंड करते थे लोगों को, उनके बाद ना आहिस्ता आहिस्ता उनको यकीन आ गया कि ट्रेंड और अनट्रेंड का तकरीबन सेम ही रिस्पॉन्स होता है। लेकिन उन्होंने चाइल्ड और एनिमल साइकोलॉजी को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं यूज़ कर सकते थे, उन पर अप्लाई किया ही नहीं जा सकता। एनिमल्स और चाइल्ड कभी सेल्फ एनालाइज कर ही नहीं सकते हैं। फिर उसका क्रिटिसिज्म भी यही है कि मतलब वो एक रिजिड था, लिमिटेड था, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, लैक ऑफ रिलायबिलिटी है, क्योंकि सेल्फ ऑब्जर्वेशन हम कभी भी करेक्ट नहीं दे सकते हैं, उसमें हमारे बाइसेस और इमोशंस शामिल होते हैं। लेकिन इनका कहना था कि जो है इंट्रोस्पेक्शन रैशनल थॉट्स के बहुत दूर है, मतलब रैशनलिज्म है ही नहीं इंट्रोस्पेक्शन में। फिर उनका एक और क्रिटिसिज्म ये था कि मतलब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था एनिमल और चाइल्ड साइकोलॉजी के, जबकि ये एग्जिस्ट करती हैं, है ये ज़रूर हैं, और कुछ ज़्यादा ही फोकस कर दिया था उन्होंने इंटरनल बिहेवियर पे। और इंटरनल बिहेवियर को कभी भी हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, नॉन साइंटिफिक हम कह सकते हैं फिर, और एक्यूरेटली भी मेजर नहीं किया जा सकता हमारे पास ये। और आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोस्पेक्शन का आइडिया बिल्कुल ही खत्म हो गया टीचर की डेथ के बाद। अब हम नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट देखते हैं जो हमारे पास है फंक्शनलिज्म। अब फंक्शनलिज्म है क्या? फर्स्ट कंप्लीटली अमेरिकन साइकोलॉजी है, यानी कि ये कंप्लीटली अमेरिका वालों की है, इसमें कोई जर्मनी का रिलेशन है ही नहीं। फाउंड किसने की थी? विलियम जेम्स ने, जो कि एक एक्सपेरिमेंटलिस्ट नहीं थे। इसकी बड़ी बड़ी हिस्ट्री है फंक्शनलिज्म की, क्योंकि फंक्शनलिज्म जो है ना एक इस नीयत से नहीं स्टार्ट किया गया था कि एक स्कूल ऑफ थॉट बनाना है, एक प्रोटेस्ट थी स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती गई कि उसको एक स्कूल ऑफ थॉट का नाम दे दिया गया। इन्होंने बेसिकली जो प्रोटेस्ट किया था वो इन्फ्लुएंस हुए थे चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के साथ, मतलब वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से, तो इसलिए उन्होंने उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट की। इट ग्रू डायरेक्टली फ्रॉम द डार्विनियन थिंकिंग विच फोकसेस attention on the utility and the purpose of behavior that has been modified over the years of human existence। कि हमारा behavior modify होता रहता है, change होता रहता है, एक stream of behavior है। Functionalism began as a revolution against the structural approach for being narrow, artificial and pointless। मतलब एक प्रोटेस्ट थी स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट, क्योंकि उसको कहते थे कि वो एक नैरो है, आर्टिफिशियल है, पॉइंटलेस है। आर्टिफिशियल इस सेंस में क्योंकि हम उसको कोई ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, हमारी खुद की इमोशंस शामिल होते हैं इंट्रोस्पेक्शन में, तो उसको उन्होंने वैसे ही रिजेक्ट कर दिया, पॉइंटलेस कह दिया उसको। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द restrictions and limitations of Wundt's version of psychology and Tichenor structuralism, but they did not want to replace this with another formalism। यानी कि उन्होंने रिजेक्ट ज़रूर किया था फॉन्ट के और टिचनर को आइडिया को कि इंट्रोस्पेक्शन को जो है मतलब
इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, या एनिमल साइकोलॉजी को और चाइल्ड साइकोलॉजी को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट था, लेकिन उनकी नीयत नहीं थी एक स्कूल बनाने की। रिजेक्टेड द आइडिया दैट कॉन्शियस माइंड हैड अ परमानेंट स्ट्रक्चर और ब्लूप्रिंट ऑफ माइंड, no aim to start another school of thought or system. It incorporated many of the characteristics of a school of thought, but that was the goal of the leaders. Scholars associated with the founding of the functionalism had no ambition to start a new school of thought, although each of them interested in studying of function of consciousness. इनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन सब स्टडी करना चाहते थे कि फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस है क्या बेसिकली। इनका प्राइमरी इंटरेस्ट जो था ना, वो फंक्शन ऑफ मेंटल प्रोसेसेस का था, वो मेंटल प्रोसेसेस को ही स्टडी करना चाहते थे। फिर इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब देखते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है क्या। उनका कहना था कि कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस जो है वो एक रिवर की तरह है, जो चेंज होते रहते, कभी भी सेम नहीं हो सकते। इनका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि हम पैदा हुए थे तब भी हमारा ये था, हम जवान हुए तब भी ये था, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। विद एक्सपीरियंसेस वो चेंज होते रहते हैं। द कॉन्शियस माइंड इनेबल पीपल टू मेक rational choices which in turn help them to survive generation after generation. इनके जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस आते हैं, क्योंकि डार्विन की थ्योरी से इन्होंने इंस्पायर हुए थे। डार्विन की थ्योरी में भी यही है कि हमारे जनरेशन टू जनरेशन हमारे चेंजेस आते रहते हैं, बॉडीली चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो इनका भी यही कहना था, हमारे बिहेवियर में भी जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस आते हैं। फंक्शनलिज्म मोर कंसर्न विद द फंक्शन ऑफ द मेंटल प्रोसेसेस प्ले इन आवर लाइफ देन ऑफ ब्रेकिंग कॉन्शियसनेस इनटू स्मॉलर एलिमेंट्स। उन्होंने फंक्शन पे फोकस किया, इस चीज़ पे फोकस नहीं किया कि वो कॉन्शियसनेस को स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक करे। अब विलियम जेम्स जो है उनने हाउ द माइंड अलाउज पीपल टू फंक्शन इन द रियल वर्ल्ड, हाउ पीपल प्ले, वर्क एंड अडॉप्ट टू देयर सराउंडिंग इज व्हाट ही कॉल फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म को उन्होंने ऐसे डिफाइन किया था कि हमारा फंक्शन क्या है। हम देखते हैं कि फंक्शनलिस्ट का क्या कहना था। उनका कहना था कि मतलब जो है हमारा काम सिर्फ जो है एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस को स्टडी नहीं करना है, बल्कि उनका यकीन था कि माइंड का कोई ना कोई फंक्शन है और वो हमारी मदद कर रहा है कि हम अडॉप्ट करें अपने एनवायरनमेंट को। चाहते थे कि साइकोलॉजी प्रैक्टिकल हो, प्योर साइंस ना हो, जो कि सिर्फ कंसर्न ना करे इमीडिएट एक्सपीरियंसेस, बल्कि वाइड रेंज ऑफ टेक्निक्स को वो कवर करे। चाहते थे कि साइकोलॉजी जो है उसका स्कोप ब्रॉड हो, वो रिसर्च करे एनिमल्स पे भी, चिल्ड्रंस पे भी और टिपिकल ह्यूमंस पे भी। उनका यकीन था कि नीड्स एंड मोटिवेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म शुड बी अंडरस्टूड इफ वन वांटेड टू अंडरस्टूड द बिहेवियर, कि अगर हम बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे तो उसकी नीड्स और मोटिवेशन को भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और दे आर मोर इंटरेस्टेड इन मेकिंग बट पीपल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब वो चाहते थे कि इंसान को इंडिविजुअल के तौर पे डील करें, कि हर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट है, ना कि उनको कंबाइन करें। दे आर विलिंग टू यूज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ द मेथड्स ऑफ स्टडी। अब उनके मेथड्स ऑफ स्टडी देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स ऑफ स्टडी थे। उनके मेथड्स जो थे वो मेंटल टेस्ट थे, क्वेश्चनरीज थे, फिजिकल मेजर्स थे या इंट्रोस्पेक्शन थे। वो सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन पर रिलाई नहीं कर रहे थे, बल्कि अदर मेथड्स को भी यूज़ कर रहे थे। फिर आते स्पॉटर्स कौन कौन से हैं। पायनियर जो है हमारे पास आते हैं उनके विलियम जेम्स, जिन्होंने फाउंडेशन की बेस रखी। फिर उनके फाउंडर आते हैं जिनकी मेजर कंट्रीब्यूशन थी, उनमें आते हैं जॉन डेवी एंड जेम्स एंजल। जॉन डेवी जो है ना, उनका कहना था कि स्ट्रीम ऑफ बिहेवियर भी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि हमारा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। उनका यकीन था कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी जो है वो स्टडी करना है ऑर्गेनिज्म का एज अ होल, ना कि उसको कंपोनेंट्स में स्टडी करना। फिर आते जेम्स एंजल, इन्होंने जो है ना फंक्शनलिस्ट की मूवमेंट को एक स्कूल ऑफ थॉट का नाम देने में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। फिर आते नेक्स्ट डेवलपमेंट, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन एंड फर्दर एलेबोरेशन ऑफ द सिस्टम। उनमें आते हैं हार्वी कॉर एंड रॉबर्ट एस वुडवर्थ। हार्वी कॉर जो है ना अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एडवांसमेंट की थी जॉन डेवी की और जेम्स एंजल की थ्योरीज में। फिर आते हैं रॉबर्ट एस वुडवर्थ, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था डायनामिक साइकोलॉजी को फंक्शनलिज्म में, जिसके अकॉर्डिंग कॉज एंड इफेक्ट का कोई रिलेशनशिप होता है। फिर हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कौन कौन सी है। इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी में, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ स्कोप था। द सब्जेक्ट एरिया ऑफ साइकोलॉजी अंडरटेकन बाय द फंक्शनलिस्ट इज़ वेरी वाइड इन नेचर, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट एक्सपीरियंसेस पर स्टक नहीं थे, बल्कि उन्होंने बहुत ज़्यादा फील्ड्स को स्टडी किया था। इट आल्सो इंट्रोड्यूस अ वाइड वैरायटी ऑफ द रिसर्च टेक्निक, जैसे कि फिजियोलॉजिकल मेजर्स, मेंटल टेस्ट और क्वेश्चनरीज। इसका क्रिटिसिज्म क्या था कि वो टर्म खुद ब खुद क्लियरली डिफाइन नहीं थी, क्योंकि उनका कोई नियत नहीं थी कि वो एक स्टार्ट करे, ऑटोमेटिकली एक स्टार्ट हो गया। तो उस टाइम उन्होंने इसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया था कि फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है क्या। तो इन कंक्लूजन ये है कि दोनों जो थे स्कूल ऑफ थॉट उन्होंने स्टडी किया था कॉन्शियसनेस को ही।
बेशक उन्होंने फर्स्ट ने किया था एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस और सेकेंड ने किया था फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस, लेकिन इनका मकसद तो कॉन्शियसनेस को ही स्टडी करना था। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ये कि स्ट्रक्चरलिज्म प्रोपोजेस कॉन्शियसनेस इज अंडरस्टूड थ्रू सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन, जबकि फंक्शनलिज्म का जो सजेस्ट किया था उन्होंने कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर गवर्न बाय द फंक्शन ऑफ द माइंड। ये कि उन्होंने एलिमेंट्स को स्टडी किया था, इन्होंने फंक्शन को स्टडी किया था। अब हम देखते हैं क्विज क्या है हमारे पास। क्विज में क्वेश्चन है क्या, हु इज़ ऑफन रेफर टू एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर कौन है, हु एक्सपेंडेड अपॉन द वर्क ऑफ विलियम वॉट टू एस्टेब्लिश द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। अब व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म है क्या, व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस एसेंशियल्स फॉर द साइकोलॉजी बाय एवी टिचनर। व्हाट वाज द क्रिटिसिज्म ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। अब इंट्रोस्पेक्शन का क्या क्रिटिसिज्म था, स्पेसिफाई द 8 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शनलिस्ट साइकोलॉजी। अब फिर आता है विलियम जेम्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।